the officers at the table immediately. Shri Rajnath Singh. अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं प्रणव बाबू को अपनी तरफ से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रणव बाबू ने पहली बार राष्ट्रपति के रूप में सदन के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित किया है। आप भी जानती हैं, पूरा सदन भी इस सच्चाई को जानता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण से संसद भी और इस देश की जनता भी यही अपेक्षा रखती है कि निश्चित रूप से सरकार के कामकाज, सरकार का संकल्प, सरकार के वायदे, सरकार के इरादों का यह एक दस्तावेज है। और साथ ही साथ यह भी देश की जनता अपेक्षा रखती है कि यह जो अभिभाषण होगा, इस अभिभाषण में उस सरकार का लक्ष्य क्या है, वह सरकार करना क्या चाहती है, इसको जहां पर हाईलाइट किया जाएगा, वहीं पर सरकार इस अभिभाषण के माध्यम से अपनी वचनबद्धता, अपने संकल्प को भी प्रदर्शित करेगी। मैंने अक्षरशः पूरा भाषण सुना भी है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से और उसे पढ़ा भी है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट घोर निराशाजनक, यह अभिभाषण घोर निराशा पैदा करने वाला यह अभिभाषण है। और इतना ही नहीं, अभिभाषण के माध्यम से मैं यह कह सकता हूं कि समस्याओं से मुंह चुराने वाला यह अभिभाषण है। और इसके लिए मैं प्रणव बाबू को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार है। यह इस जवाबदेही से यह नहीं बच सकती। मैं सुन रहा था अपने दो माननीय सदस्यों के भाषण को, भी मिस्टर चाको और हमारी माननीय सदस्य गिरिजा व्यास जी के भाषण को सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, क्या हम लोगों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है? क्या हम लोगों की संवेदना पूरी तरह से समाप्त हो गई है? क्या जनता के दर्द को और गरीबों के दर्द को, बेरोजगार नौजवानों के दर्द को हम नहीं समझते हैं? क्या पूरी ईमानदारी के साथ उस पर रिएक्ट करने में हमको संकोच होता है? आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे थे कि इस देश में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद गरीबी कितनी तेजी के साथ घटी है। यह बताया जा रहा था कि आगामी 10 वर्षों में कितने रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदया, इतना ही मैं कहना चाहता हूं, गरीबों की गरीबी को, दर्द को यदि देखना है तो आंकड़ों में मत देखो, बल्कि गरीबों के गरीबी के दर्द को देखना है तो उनके आंखों में देखो। मैं याद दिलाना चाहता हूं, संसद को भी याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार का जो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण था, उस अभिभाषण के पैरा 10 में इस बात की चर्चा की गई थी कि इस सरकार के सामने, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियां, और यह संकल्प भी उस अभिभाषण में व्यक्त किया गया था कि हम इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे और आगामी वर्ष में इस पर विजय प्राप्त करेंगे। कौन सी ऐसी 5 प्रमुख थी? लिवलीहुड की सिक्योरिटी, आजीविका की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पावर सिक्योरिटी, ऊर्जा की सुरक्षा, और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्यावरण के खतरे से सुरक्षा, और साथ ही साथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। मैं देख रहा था कि इन 5 चुनौतियों की जो चर्चा पिछले अभिभाषण में की गई थी, इनमें अब तक क्या प्रगति हुई है। लेकिन मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि पहले से भी हालात ज्यादा बदतर हुए। कोई इस दिशा में जो प्रगति होनी चाहिए वह प्रगति कोई नहीं हुई है। और मैं यहां पर इस बार के अभिभाषण के पैरा 10 का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पहले मैं कृषि क्षेत्र और किसानों की बदहाली की चर्चा करना चाहता हूं। इस बार के अभिभाषण के पैरा 10 में लिखा है, इस सरकार ने अपनी प्रसन्नता का इजहार किया है। There is a reason for cheer on the agricultural front. The growth in agriculture and allied sectors during the 11th plan was 3.7% compared to 2.4% in the 10th plan. अध्यक्ष महोदय, अब तक तो मैं यह जानता था कि एग्रीकल्चर हो अथवा कोई भी सेक्टर हो, उसके ग्रोथ रेट की सामान्यतः यदि चर्चा अभिभाषणों में की गई है तो 5 ईयर प्लान को
पैरामीटर नहीं माना गया है। 5 ईयर प्लान को कभी आधार नहीं माना गया है। लेकिन इस बार मैं समझता हूं कि अपनी कमजोरी को कवरअप करने के लिए, उसे छिपाने के लिए 5 ईयर प्लान का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि इस वर्ष 2012-2013 के वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट केवल 1.8%। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टोटल ग्रोथ रेट में जो है वह केवल 8% रह गया है। यह तो कृषि क्षेत्र की इतनी बदतर स्थिति है। हम यदि आंकड़े देना चाहें तो बहुत सारे आंकड़े दे सकते हैं, यह पक्ष भी आंकड़े दे सकता है, मैं भी आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। कौन इस सच्चाई को नहीं जानता है कि प्रति महीने 70 किसान इस हिंदुस्तान में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को? आंध्र प्रदेश का रहने वाला किसान अपने कर्ज की अदायगी के लिए अपनी किडनी बेचने का काम कर रहा है। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को? अपनी इज्जत और असमत माताएं और बहनें किसानों के परिवार की बेच रही हैं कर्ज की अदायगी के लिए। मतलब कब तक इस प्रकार की आत्महत्याएं होती रहेंगी? क्या हम सरकार में बैठकर यही दावा करते रहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ प्रगति हो रही है, तेजी के साथ विकास हो रहा है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, अनाज का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा है, और दावा तो यह किया जाता है कि अगर सारा विश्व ही, पूरा विश्व, सारा संसार यदि भारत के ऊपर आक्रमण कर दे तब भी भारत में जो किसान फूड ग्रेन पैदा करता है उसके आधार पर हम सारी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं, यह दावा किया जाता है। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं। अब मैं उस बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कृषि का विषय ऐसा है कि 2 घंटे 2.5 घंटे भी यदि बोला जाए तो यह कम होगा। लेकिन कौन नहीं जानता इस सच्चाई को? किसान को अपने उपज की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को? जो किसान अपने फूड ग्रेन को बेचना चाहता है, खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भले ही डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन बिचौलिया आकर बीच में यदि 1300 रुपया पर क्विंटल की प्राइस है, उसे 700 और 800 रुपये में खरीदने का काम करता है। यह तो हालत है किसानों की। जबकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर भारत को इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाने की बात तो अध्यक्ष महोदया की जाती है, लेकिन भारत में रहने वाले राजनेता शायद इस सच्चाई को नहीं समझते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जो एक पैसे में लगी हुई है वह गांव में रहने वाले किसानों की वह जनसंख्या है। जब तक भारत का किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक भारत का गरीब खुशहाल नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत भारत को खुशहाल नहीं बना सकती है। भारत को यदि हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम दुनिया के विकसित देशों की कतार में यदि हम खड़ा करना चाहते हैं, एक ही चारा है कि हम पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर यह संकल्प करें कि भारत के कृषि क्षेत्र के विकास को हम केवल मामूली विकास करके संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि भारत को विश्व की कृषि राजधानी बनाएंगे, एग्रीकल्चरल कैपिटल भारत को हम बनाएंगे। तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यहां की गरीबी भी दूर होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी। बेरोजगारी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? आज भी टोटल वर्कफोर्स जो इस समय लगी हुई है, काम काज में, धंधों में जो लगी हुई है, मोर देन 50% वर्कफोर्स यदि कहीं पर लगी हुई है तो वह कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। यानी रोजगार के नए अवसर भी अधिकतम सृजित किए जा सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कृषि क्षेत्र के बारे में मैंने जो कुछ भी अध्ययन किया है कि सचमुच यदि कृषि क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया जाए तो इस देश को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में लाने के लिए 60%, 65% से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं केवल और केवल कृषि क्षेत्र में। लेकिन सरकार को जो इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कृषि बजट पर बोलते समय मैं इस संसद में भी और जब मैं राज्यसभा में था तब भी कई बार सरकारों से मैं अनुरोध कर चुका हूं कि केवल टुकड़ों में यदि कृषि समस्या के बारे में विचार करेंगे तो हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। आवश्यक यह है कि इस संबंध में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। और अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, एग्रीकल्चर की समस्या की गहराई को आप जानती हैं, आप भी गांव के रहने वाली हैं, आप भी गरीब क्षेत्र जो माना जाता है सासाराम, वहां की रहने वाली हैं।
एग्रीकल्चर के मुद्दे पर एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्या को समझने के लिए और उससे निपटने के लिए एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। सरकार चाहे कांग्रेस की हो अथवा भाजपा की हो, जो सरकार आएगी वह इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जो पूरी संसद की सहमति से बनेगा, उसी आधार पर वह अपने कदम आगे बढ़ाएगी। वोट के लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए वह सरकार एक्शन काम नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अलग से बजट की व्यवस्था होगी, मैं सहमत हूं शैलेंद्र जी आपकी इस बात से। अध्यक्ष महोदया, अच्छा लगा मुझे इस बार जो राष्ट्रपति महोदय का भाषण, उसमें कहा गया है कि इस बार संसद में फूड सिक्योरिटी बिल लाया जाएगा और पास होगा। अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब एनडीए सरकार थी और भारत की राजनीतिक जगत की एक बड़ी हस्ती आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, गरीबों की गरीबी के दर्द का उन्हें एहसास था, आते ही उन्होंने अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी। हमारे आदरणीय अडवाणी यहां पर बैठे, यह भी उसमें उप प्रधानमंत्री थे। गरीबों की गरीबी के दर्द का इन लोगों को एहसास था, अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी। भारत के इतिहास में पहली बार गरीबों की गरीबी के दर्द को समझकर अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ यदि किसी ने किया था तो हमारी उस समय की ये एनडीए सरकार ने किया था। 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, वही करना चाहते हैं आप, करिए, स्वागत है। रिसोर्सेस कहां से आएंगे, क्या है, ये तो व्यवस्था आपको कर दी है, जो होगा सो होगा। गरीबों को अन्न मिले, इससे ज्यादा खुशी हमको कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन यह भी याद दिलाना चाहता हूं, इस बार चूकिएगा मत, क्योंकि 2009 में जब यह सरकार यूपीए 2 आई थी एग्जिस्टेंस में, उस समय ही कहा गया था कि 100 दिनों के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल लाया जाएगा और यह फूड सिक्योरिटी बिल संसद में पारित होगा। 2009 से आज 2013 चल रहा है। 4 वर्ष गरीबों के गरीबी के दर्द को दूर करने के लिए भी अभी मुझे लगता है कि क्या फुर्सत नहीं है, अथवा जो विल पावर चाहिए वो विल पावर नहीं है। क्यों नहीं होगा, कौन विरोध करेगा इसका? लेकिन सरकार उस बिल को नहीं ला पाई। याद दिलाना चाहता हूं, और आपको भी अध्यक्ष महोदया जानकारी होगी, एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, बामुश्किल 2.5-3 करोड़ की जनसंख्या होगी रमेश जी, 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या। कमाल किया है वहां के मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, वहां पर जो उन्होंने खाद्य सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया है और जाकर गांव में बैठे हुए किसी व्यक्ति से कोई पूछ सकता है, उसमें कोई भी धांधली नहीं कर सकता। पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया है, बराबर उसकी चेकिंग होती है। और मैं समझता हूं कि सरकार को भी एक बार उस राज्य के द्वारा जो यह खाद्य सुरक्षा की योजना बनाई गई है उसे देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। लाइए बिल, हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा जरूर कि आप फूड सिक्योरिटी बिल तो ला रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की भी आप गारंटी देंगे कि किसानों को उनके उपज की, उनके उत्पाद की उचित कीमत मिल जाएगी? क्या आप इस बात की भी गारंटी देंगे कि किसान के उपज की जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान जितना भी अपना फूड ग्रेन बेचना चाहता है, सरकार खरीदने को तैयार है या नहीं, यह मैं जानना चाहूंगा। जब भी प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वस्तु स्थिति है, या हमारे प्रधानमंत्री जी उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि हमने इसको सुनिश्चित नहीं किया, स्थिति कितनी भयावह होगी। कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बद से बदतर होगी। लोगों के गुस्से, आक्रोश, उनके जज्बात को हमने देखा है, जबकि दिल्ली में हजारों हजार की संख्या में भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर, अन्य बहुत सारे सवालों को लेकर कैसे युवक बिना किसी के बुलाए टूट पड़ता है, केवल एक सूचना मात्र पर। यह देश का नौजवान कैसे अपने गुस्से का इजहार करता है, इसको हम लोगों ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है
इसीलिए मैं कहता हूं कि इन सब सारे महत्वपूर्ण विषयों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी जो हम सभी लोगों के कल्पना के बाहर होगी। मुझे दुख है कि इस अभिभाषण में सूखे और ओले की चर्चा नहीं की गई है। गिरिजा जी, आपके राजस्थान में भी सूखे से भी प्रभावित है, ओला से भी प्रभावित है। हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, महाराष्ट्र की स्थिति तो बहुत ही खराब है। बाधा पाला ओला, ओला पाला वो मैं कह चुका, ओले पाले की। लेकिन इस संकट से किसानों को निजात दिलाने के लिए अथवा उन्हें राहत दिए जाने के लिए क्या होना चाहिए, इस ओर भी इस अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई। इसमें चर्चा की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह तात्कालिक विषय है। अब जबकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि मौसम विभाग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है कि 1972 के बाद सर्वाधिक कम वर्षा इस बार हुई, औसत से 23% कम वर्षा हुई है। और कम वर्षा की हकीकत इस एक उदाहरण से समझ आ सकती है। सतारा जिले में जो भूजल है इतना नीचे चला गया है, सतारा जिले के तालाबों का पानी और कुएं का पानी इतना गंदा हो चुका है, इतना कम पानी रह गया है कि अब लोगों को पानी पीने के लिए भी ढूंढना एक कठिन काम हो गया है। और महाराष्ट्र की हालत, गन्ना हो, हल्दी हो, केला हो, यह सब सारी फसल बर्बाद हो रही है। बस यहां के लोगों की आंखों में ही पानी देखा जा सकता है, वहां पानी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं यह सरकार, जिस राजनीतिक दल ने 65 वर्षों की इस आजादी के काल में लगभग 52 से लेकर 52 से लेकर 55 ईयर्स तक लगातार हुकूमत करने का काम किया हो, वह सिंचाई तक की व्यवस्था किसानों के खेत की नहीं कर पाई। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी इस पार्टी को देश को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा करने के लिए कितना समय चाहिए? इस हिंदुस्तान की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को अभी कितना समय चाहिए? आप यह बतला दीजिए तो हम कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठ जाएं। क्यों? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदया, क्योंकि हम राजनीति करते हैं। हम बैठ जाएंगे, बतला दीजिए टाइम बाउंड की 5 साल में, 6 साल में हम देश के हालात को सुधार देंगे, और नहीं सुधार पाए तो फिर हम सत्ता में आने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि 55 वर्षों तक लगातार आपने हुकूमत की है, देश तबाह हुआ है, देश बर्बाद हुआ है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक विश्वास संकल्प के साथ एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदया, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति यदि करते हैं अध्यक्ष महोदया, तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए यदि किसी त्याग की जरूरत होगी तो वह भी करेंगे। हम सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं जब सूखे की चर्चा कर रहा था तो मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की योजना थी, नदी जोड़ने की जो योजना थी, उसकी मुझे याद आ गई। 5 लाख करोड़ से शायद अधिक की वह योजना थी। और बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों का वैज्ञानिक भी यह कहने लगा था कि यदि सारे हिंदुस्तान की जो नदियां हैं एक दूसरे से जोड़ दी जाएं, तो मैं समझता हूं कि सूखे की समस्या से हिंदुस्तान को काफी हद तक निजात मिल जाएगी। लोगों का यह कहना था, यह भी वैज्ञानिकों का यह कहना था कि इतना ही नहीं होगा, केवल सूखे से ही निजात नहीं मिलेगा, बल्कि जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसका भी स्तर अपने आप ऊपर उठ जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं इसे ठंडे बस्ते में इस सरकार ने डाल दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि जब इस चर्चा का उत्तर देने के लिए जब वह खड़े हों तो कृपया यह बतलाएं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की स्टेटस, इस समय स्टेटस रिपोर्ट क्या है, हम उसको जानना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य होता है अध्यक्ष महोदय, जब कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि शहरों में जो 32 रुपया 36 रुपया कमाते हैं वह गरीब नहीं है। नहीं, वो 32 रुपया है शहरों में और 26 रुपया है गांव में। गांव में जो 26 रुपया कमाते हैं वो गरीब नहीं है,
श्रीमान अध्यक्ष महोदय, क्या हो गया है इस सरकार? मैं जानता हूं कि आप गरीबों के बीच रहती हैं, आपने गरीबों के दर्द को समझा है। क्या सच है कि 32 रुपया कमाने वाला गरीब नहीं है, 26 रुपया कमाने वाला गांव में गरीब नहीं है? मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं इस पर अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, भारत जैसे देश को यदि चलाना है तो भारत जैसे देश को चलाने के लिए केवल अर्थशास्त्री होना आवश्यक नहीं है, बल्कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए यथार्थशास्त्री होना आवश्यक है। केवल अर्थशास्त्र के माध्यम से देश को नहीं चलाया जा सकता। देश को यदि चलाया जा सकता है तो यथार्थ शास्त्र के माध्यम से इस देश को चलाया जा सकता है। महंगाई, क्या क्रूर मजाक हो रहा है। मैंने नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारी सामान्यतः यह सोच रहती है कि किसी व्यक्ति का नाम न लिया जाए, और मैं पर्सनल अटैक भी किसी के ऊपर करने से बचता हूं। यदि कोई कभी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा। एक कांग्रेस की बहुत प्रमुख नेता ने यह कहा कि यदि बिजली नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो कम बिजली जलाओ। नहीं, अगर बिल नहीं देना तो नहीं, अच्छा, नहीं देना तो बिजली की खपत अच्छा, जलाओ यदि नहीं बिल नहीं देना, बिजली कम जलाओ। ये बिजली का बिल वह क्यों नहीं दे पा रहा है, इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में यह भी सरकार में बैठे हुए लोग कहना प्रारंभ कर देंगे, यदि महंगाई है तो तुम आधा पेट खाओ। और आंकड़े की बात अध्यक्ष महोदय मैं बतलाता हूं, आंकड़े की बात अध्यक्ष महोदय मैं बतलाता हूं। होल प्राइस इंडेक्स की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि आप होल प्राइस इंडेक्स देखिए, महंगाई की ये कैसे महंगाई ये घट रही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। लेकिन सचमुच यदि देखना है महंगाई को तो WPI से मत देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखिए, CPI से देखिए। नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि 2007 से लेकर 2013 तक के कभी भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट से कम नहीं रहा है। अब जाकर इधर जो आंकड़े आ रहे हैं शायद थोड़ा कम हुआ है। CPI अभी 12 है ना, अब भी CPI अब भी 12% है। यह पहली बार इस सरकार के शासनकाल में ऐसा हुआ है कि ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन की हाफ रही है, आधा रही है। ऐसी हालत शायद इस देश में कभी पैदा हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। और चुनिंदा जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं उनकी कीमतें भी लगभग 6 गुना बढ़ गई हैं। और 9 साल में 49 टाइम्स 49 बार महंगाई बढ़ी है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा है। 14 बार गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, 24 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। एक वर्ष में तो 12 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। और पेट्रोल की कीमत में 9 वर्षों में 120% का इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, रेल बजट अभी प्रस्तुत हुआ है। मैं पेट्रोल डीजल की बात में किस तरीके से उसे डीरेगुलेट किया है, क्या किया है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं रेल बजट पर जरूर मैं आ जाना चाहता हूं। अब इसको भी मार्केट के साथ लिंक कर दिया है, माने पैसेंजर्स के किराए को भी मार्केट के साथ लिंक कर दिया है। क्या तमाशा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे से आपके रेलवे टिकट का किराया भी बढ़ेगा। माने इसमें गरीबों की कोई चिंता नहीं। मैंने हवाई जहाज कर दिया। और इतना ही नहीं, आप खाद की सब्सिडी कम कर दी है। जानते हैं खाद का उपयोग किसान और गरीब करता है। आप गैस सिलेंडर, इसकी भी सब्सिडी आपने कम कर दिया। हाँ, लगता है मैंने सब मिला जुलाकर जिस तरीके से तेजी के साथ, और चूंकि किसान परिवार से हमारे चौधरी अजीत सिंह जी आते हैं, आप जानते होंगे कि बिना सब्सिडी के किसान सरवाइव नहीं कर सकता। इस देश का कृषि क्षेत्र सरवाइव नहीं कर सकता है बिना सब्सिडी के। लेकिन सब्सिडी की यह व्यवस्था क्यों की गई? सब्सिडी की व्यवस्था इसलिए की गई थी, कहा गया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट उस समय दिया गया। ये गरीबों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं, कुछ विशेष रियायतें दी जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने उस वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरी तरह से नकार दिया। और मैं
और सत्ता पक्ष में बैठे हुए अपने मित्रों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, और जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं, उसमें कहा इंडिया इज ए सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट शब्द डाला गया, लेकिन लगता है कि सरकार ने सोशलिस्ट समाजवाद इस शब्द को पूरी तरह से भुला दिया है, संविधान की आत्मा को भी अपनी याददाश्त से पूरी तरह से ओझल कर दिया है। यह हालत हो गई। स्थिति सब मिला जुलाकर आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत ही बदतर होती जा रही है, और जनता तो भीख मांगने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है इस हुकूमत ने। और सबसे ज्यादा फायदा अध्यक्ष महोदय पहुंचाया जा रहा है, तो कारपोरेट घराने को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके आंकड़े भी मैं दे सकता हूं, समय आएगा कभी कोई दूसरी चर्चा होगी तो अभी मैं उसकी चर्चा में करूंगा। इस देश में गरीबी को भी दूर करना चाहते हैं, गरीबी और साथ ही साथ रोजगार, इन दो चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं पिछले राष्ट्रपति अभिभाषण को भी मैं पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा था कि सरकार ने दावा किया था कि इकोनॉमिक रिकवरी बड़ी तेजी के साथ हो रही है और जल्द ही भारत 8 to 9% ग्रोथ रेट के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, यह दावा किया। अब कितना ग्रोथ रेट है यह सबने बतलाया है, 5%। लेकिन मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, मैं किसी समाचार पत्र को पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि सीएसओ तो यह कह रहा है कि नहीं कि 5.5% ग्रोथ रेट रहेगी, प्लानिंग कमीशन कह रहा है कितनी रहेगी 5%। अब यह दो एजेंसियां आपस में ग्रोथ रेट को लेकर जो है शास्त्रार्थ कर रही हैं। सच्चाई क्या है मैं नहीं बतला सकता, है शास्त्रार्थ चलने दीजिए, अब हाँ तभी इकोनॉमिक सर्वे देखा नहीं है, काफी में ले लूंगा, मैं देख लूंगा क्या है। अब जीडीपी ग्रोथ रेट के माध्यम से ही देश की बढ़ती हुई गरीबी और आबादी और यह बेरोजगारी, इन सब सारी समस्याओं और जन आकांक्षाओं की जो चुनौती है उससे नहीं निपटा जा सकता, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे चाको जी ने कहा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट ही अपने में सब कुछ नहीं, लेकिन यह भी सच्चाई है, यदि अपने में सब कुछ नहीं है तो जीडीपी की ग्रोथ रेट अपने में बहुत कुछ है। यदि जीडीपी की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी तो फिर कैसे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान की बात हम कर सकते हैं। मैं यहां पर यदि देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं तो इस देश के नागरिकों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, मैं अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं तो इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को, इस सरकार के गलत आर्थिक नियोजन को, और साथ ही साथ इस सरकार के भ्रष्टाचार, तीन चीजों को मैं विशेष रूप से इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की गई है राष्ट्रपति अभिभाषण में, मैं उसमें कहा गया है कि इसकी दो प्रमुख समस्याएं हैं, रोड्स और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर्स, माने ऊर्जा की अनुपलब्धता। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2009 का एक टारगेट है, इस सरकार ने कहा था कि हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाएंगे। अब 2012-2013 का अध्यक्ष महोदय मैं बतला रहा हूं कि यह फैसला किया गया, इतने में 7000 किलोमीटर रोड्स विल बी अवार्डेड, इतनी रोड्स के प्रोजेक्ट अवार्ड किए जाएंगे। 10 महीने बीत चुके हैं, 1000 किलोमीटर सड़क, मैडम स्पीकर मैं कह रहा हूं 1000 किलोमीटर सड़क के प्रोजेक्ट अवार्ड कर पाई है। 7000 किलोमीटर का लक्ष्य था, केवल 1000 किलोमीटर प्रोजेक्ट्स सड़कों के यह अवार्ड कर पाई है। एनडीए के शासनकाल में तो कभी 17-18 किलोमीटर पर डे, कभी 14-15 किलोमीटर पर डे का यह एक एवरेज रहा है सड़क निर्माण का। लेकिन हमारा कहना है कि 14-15 किलोमीटर नहीं कर सकते तो कम से कम 10 किलोमीटर पर डे तो सड़क बनाइए। और जिस गाजियाबाद से मैं आता हूं, गाजियाबाद में NH24 NH58 पर अध्यक्ष महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, हमारा संसदीय क्षेत्र है। हाँ आपका भी है, हमारे नागर साहब का भी है। और हालत यह है कि NH24 NH58 पर इतना जाम रहता है कि कम से कम यहां से गाजियाबाद केवल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे का समय लग जाता है। संसद में भी उठा चुका हूं, मंत्री जी से भी मिल चुका हूं, लेकिन आज तक उस पर कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ। गाजियाबाद नोएडा के लोगों का कहना है, मेरठ के लोगों का, आज से नहीं
हमको 6, 7, 8 वर्षों से बराबर आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इसकी ओर भी विशेष ध्यान दें, और अगले साल जब भी अभिभाषण, अब तो अभिभाषण होगा नहीं सरकार, हम लोग देंगे ना, हम अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। नहीं तो मैं ये सुझाव देता कि अभिभाषण के माध्यम से हवाई किले बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अब अगले साल तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता है पहले चुनाव हो जाए, कुछ कह नहीं सकता। और जब मैं अभिभाषण को पढ़ता, अध्यक्ष महोदया, तो जब मैं अभिभाषण को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, यह ईश्वर की कृपा है कि सीएजी ने इस अभिभाषण की परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं की, नहीं तो और कुछ गड़बड़ हो गया होता। कम से कम इसको उस ऑडिट की परिधि में नहीं रखा है। मैं यहां पर अध्यक्ष महोदया, मैं अध्यक्ष महोदया, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आपसे मैं चर्चा कर रहा था। उसमें पिछली बार के भाषण में यह लक्ष्य रखा गया था कि 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन आज जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 11 से लेकर 12% है। इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले से भी हालात सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बदतर हुए हैं। गवर्नमेंट ने एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन का काम इतना धीमा है कि उस क्षेत्र में जैसी प्रगति होनी चाहिए वैसी प्रगति नहीं हो पा रही है। और जीडीपी में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यदि हम कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो भी बुनियादी ढांचे हैं, उनकी मुकम्मल व्यवस्था की जाए, वह नहीं। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आज यदि हम 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय जो क्रेडिट है उसको चीपर रेट पर लाना होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऋण पर उसे कम करना होगा। नहीं तो यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता। पावर सेक्टर के बारे में हमारे माननीय कुछ सदस्यों ने जो विचार व्यक्त कर रहे थे, उन लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, उस नहीं जाऊंगा, लेकिन हालत बहुत खराब है। आज भी हालत बहुत ही खराब है। और कहा गया था कि इस बार भी कहा गया था 2014 तक सारे देश में बिजली जगमगाने लगेगी। अब देखता हूं 2014 आ ही गया है, ज्यादा दूर नहीं है कितनी बिजली जगमगाएगी। लेकिन ये सब सारी चीजों के अतिरिक्त डिटेल में न जाते हुए, अध्यक्ष महोदया, मैं भ्रष्टाचार की यहां पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, चाहे धरती, कौन कौन से भ्रष्टाचार, उससे सारा देश यदि अवगत है। 2G स्पेक्ट्रम आकाश में, धरती पर CWG, आदर्श सोसाइटी, और पाताल में कोल में, तीनों में यह भ्रष्टाचार। और सचमुच मुझे यह लगता है कि जैसा यह भ्रष्टाचार हुआ है, जब कुछ इंटेलेक्चुअल्स जब बात करने लगते हैं तो अब क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करने लगे। अब क्रॉनिक कैपिटलिज्म की यह चर्चा अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। हमारा कहना है कि जो भी यह जांच चल रही है, जिस भी एजेंसी से चल रही है, यदि सीबीआई कर रही है तो सीबीआई इस काम को समयबद्ध करे, यह सरकार की तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। कल भी एक प्रश्न मैंने किया था कि कोल गेट से रिलेटेड जो 35 फाइलें हैं, सीबीआई बहुत दिनों से उसकी मांग कर रही है, लेकिन उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में 1-2 मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कार्बन बेस्ड टेक्नोलॉजी के स्थान पर रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और मैं जानता हूं कि सोलर एनर्जी यह इकोनॉमिकली वायबल है। यदि देखना हो तो गुजरात में जाकर कोई देख सकता है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने क्या किया, तो गुजरात वहां जाकर देख सकता है। जाते नहीं गुजरात आप लोग। और मैडम, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी का भी बहुत महत्व होता है। और आपके माध्यम से इस सरकार को बतलाना चाहता हूं कि सरकार की साख यदि गिरी है भारत में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में गिरी है, तो इस ट्रांसपेरेंसी के अभाव के कारण ही गिरी है। यह ट्रांसपेरेंसी अधिक से अधिक कैसे पैदा की जाए, इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हेलीकॉप्टर स्कैम पर बहुत चर्चा हो चुकी है। 360 करोड़ रुपया किसको दिया गया,
अब इसकी जांच हो रही है, ये बतलाया गया है, अब जांच हो रही है, बताया गया है, तो इस पर हम विश्वास करते हैं। कब खाई किसने, कितनी खाई, किसने खाई, अब इन सब सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए, संसद भी जानना चाहता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि सामान्यतः ही अपेक्षा की जाती है कि 300 करोड़ रुपए से अधिक का यदि कोई डिफेंस डील होगी, रक्षा सौदा यदि होगा, तो सामान्यतः वो संसद की संज्ञान में लाया जाता है। ये जहां तक मैं जानता हूं, मैंने कभी एक पढ़ा था इसे, हाल फिलहाल तो नहीं देखा, लेकिन इस चीज को मैंने पढ़ा था। तो यदि बहुत बड़े यदि सौदे, रक्षा सौदे यदि हो रहे हो, तो मैं समझता हूं कि संसद के संज्ञान में यदि लाए जाएं, इस पर विचार करें। मैं ये नहीं मांग कर रहा हूं कि कर ही दीजिए, लेकिन मुझे याद आता है कि कभी इसे मैंने देखा था, वो संसद के संज्ञान में लाए जाते हैं। एक यहां पर बात आ गई, चूंकि यह भी आर्थिक विषय से संबंधित है, कि किसानों को जो कर्ज दिया गया था, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज इस सरकार ने माफ किया था, तो उसमें भी सीएजी ने ऑडिट की है और ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि इसमें भी धांधली है। इसकी ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसानों और गरीबों का मामला है। इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि कहां धांधली हुई है कि किसानों का कर्ज जो माफ होना चाहिए था, जितना माफ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और जो भी होगी सच्चाई मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के माध्यम से चलाएंगे। एक विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा बड़ी जोरों में, जैसे लगता है कि एफडीआई आते ही भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। क्यों अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है? भारत में चाहे मानव संसाधन हो अथवा प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्स, विश्व का अकेला देश है जहां की दोनों की कोई कमी नहीं है। क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशी धन की जरूरत पड़ने लगेगी? क्या हम अपने देश के मानव संसाधन और अपने देश के प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से उपयोग करके, सही तरीके से उसका दोहन करके अपनी देश की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर नहीं ला सकते हैं? एफडीआई के माध्यम से जो व्यापारी फुटकर व्यापार में लगे हैं, वह कह रहे हैं कि हम उजड़ जाएंगे, वह कह रहे हैं हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं, आप बर्बाद नहीं होगे, आप बेरोजगार नहीं होगे, आने दो विदेशी कंपनी, आने दो विदेशी धन, खुलने दो सुपरमार्केट, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और व्यापारियों के साथ साथ किसानों को भी कहा जाता है कि तुम्हारे फूड ग्रेन की उचित कीमत मिल जाएगी। मैं उदाहरण दे सकता हूं दुनिया के देशों का कि इनके कारण, इन मल्टीनेशनल्स के कारण वहां के किसानों की उन देशों में क्या दुर्गति हो रही है, इसकी मुझे जानकारी है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, यह सब सारे कितनी सब्सिडी अपने किसानों को दे रहे हैं, कितनी सब्सिडी अपने किसानों को दे रहे हैं, इसका भी आंकड़ा कभी कृषि एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पर बोलना होगा तो मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। स्पीकर महोदय, मैं घोटालों की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन यदि मैं कह सकता हूं कि सारे घोटालों की रकम को यदि जोड़ दें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो टोटल जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा होगा। टोटल बजट जितना, सॉरी जीडीपी नहीं, टोटल बजट जितना है उससे यह ज्यादा होगा। ब्लैक मनी की चर्चा एक बार बड़ी जोरों में चली और सरकार ने आश्वस्त किया था कि ब्लैक मनी को हम लाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो इसकी स्टेटस रिपोर्ट इस समय क्या है उसको भी हम जानना चाहेंगे। अब बेनामी ट्रांजैक्शंस लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन की बात सरकार ने कही, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और साथ ही बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, इसको लाने की बात कही कि संशोधन करेंगे और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत जनरल एंटी एवाइडेंस रूल्स, जिसे गार कहते हैं, इसका भी प्रावधान रखा गया था। अभी सरकार ने शायद यह कह दिया है कि गार को हम डायरेक्ट टैक्स से अलग करके हम जो भी करना होगा करेंगे। अब इसमें और इसे गार को 2016 अप्रैल 2016 तक के लिए इसे टाल दिया है। हमारा यह कहना है कि कुछ सेफ गार्ड्स के साथ, कुछ सेफ गार्ड के साथ डायरेक्ट टैक्स के साथ ही इसे गार को भी रखा जाना चाहिए, बिल्कुल उससे अलग नहीं किया जाना चाहिए। और ब्लैक मनी का जहां तक सवाल है, देश के 3 प्रमुख थिंक टैंक्स ने यह कहा है कि लगभग 25 लाख करोड़ का काला धन दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में भारत का जमा है, गलत तरीके से। तो काले धन की समस्या पर मैं चाहूंगा कि यह वित्त मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट यहां पर भी आ जाए, संसद को भी इस बात की जानकारी हो जाए।
मैं यहां पर तेलंगाना राज्य की भी यहां पर चर्चा करना चाहता हूं कि तेलंगाना एक नया राज्य बनाने को लेकर यह आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं देखता हूं तेलंगाना मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वालों लोगों को तो यह सरकार क्रश करती है और बार बार आश्वासन भी देती है कि हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई राजनीतिक दल मैं जानता हूं कि पूरी तरह से तेलंगाना राज्य बनने के पक्षधर हैं। सरकार इस संबंध में जो भी कदम उठाएगी हम पूरी तरह से साथ हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यदि यह सरकार तेलंगाना राज्य नहीं बना पाई तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की जिस दिन सरकार बनेगी कुछ महीनों के अंदर चुटकी बजाते हुए हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे। मैं देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले मैं सेना के जवानों की, मैं यक्स सर्विसमैन की चर्चा करना चाहूंगा। वन रैंक वन पेंशन की एक डिमांड बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन जिस हद तक वो पूरा होनी चाहिए वह नहीं हो पाई है। और मैं समझता हूं कि छोटी मोटी यदि कोई वृद्धि कर दी गई, छोटी मोटी यदि आर्थिक मदद दे दी गई तो उससे उनकी मांग यह पूरी नहीं होती, इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता। मैं अपने पड़ोसी देशों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, बर्मा है, तिब्बत है, सब बहुत नेपाल है, ये सब सारे देश हैं। लेकिन मैं चीन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका। एक बार 5 वर्ष पहले मैंने संभवतः प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था और कई बार अपने सार्वजनिक भाषणों में भी इस बात का मैंने उल्लेख किया था कि हम लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो रही है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चाइना के लिए भी और भारत के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी लाइफलाइन, उस पर डैम बना रहा है। सरकार ने उस समय तो कह दिया था कि नहीं कोई डैम नहीं बन रहा है। अब जबकि यह बात पूरी तय हो गई कि नहीं वो कुछ डैम बना चुका है और कुछ डैम बनाने का काम जारी है, तो सरकार ने कहा है कि अब इससे भारत को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। देखिए नुकसान कितना होगा तो हम सब लोग जानते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग इस सच्चाई। जबकि यह बात पूरी तय हो गई कि नहीं वो कुछ डैम बना चुका है और कुछ डैम बनाने का काम जारी है, तो सरकार ने कहा है कि अब इससे भारत को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। देखिए नुकसान कितना होगा तो हम सब लोग जानते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग इस सच्चाई को जानते हैं और इस डिटेल में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी इसकी गंभीरता को यह सरकार समझे और साथ ही साथ यह बांग्लादेश का भी मामला है, अपने डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देते हुए, कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए यह सरकार एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी और वह ट्रीपार्टाइट वाटर ट्रीटी पाकिस्तान, यह चाइना, भारत और बांग्लादेश के बीच करने का यह प्रयास करे। मैं यह अपेक्षा रखता हूं इस सरकार से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सहित बांग्लादेश के ऊपर भी इसका एक प्रतिकूल असर पड़ेगा। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा तीस्ता जल बंटवारे का समझौता, और यह बांग्लादेश के साथ समझौता करने की तैयारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि आवश्यक हो प्रधानमंत्री जी तो अन्य दलों के साथ भी एक बार इस संबंध में परामर्श कर लें और उस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके पहले भी जब मैं बोला था थैंक्स मोशन पर भाषण हमारा था, उस समय मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, पाकिस्तान और चीन के बीच काराकोरम जो यह राजमार्ग बना है, यह पाकिस्तान और चीन के बीच की यह दोस्ती यह कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, इसका भी मैं समझता हूं कि भारत सरकार को अच्छी तरह एहसास होगा। और यह काराकोरम राजमार्ग बनने से एक भारत, यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन जितने पहले थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी जो प्रोजेक्ट्स इस समय साझा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान और चीन के बन रहे हैं, उसके लिए सामान भी इसी राजमार्ग से ले जाने का होगा। और हमारा बस यही कहना है कि भारत के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, यह पाक स्पॉन्सर्ड है। इस सच्चाई को मत नकारिए। शर्म शेख में जाकर आपको मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी, हम लोग जैसा सोचते हैं शायद यह कभी न कहते। जिस तरीके से जाकर हम लोगों ने पाकिस्तान के सामने अपना घुटना टेक दिया, नहीं होना चाहिए।
दो टूक शब्दों में कहा जाना चाहिए, जब तक पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की गतिविधियां नहीं रुकेंगी, भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। जो हैदराबाद का हादसा हुआ उसके बाद मैंने कहा था, पाकिस्तान और भारत के बीच जो लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के प्रोटेस्ट दर्ज कराने का यही तरीका होता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कुछ उसको स्केल डाउन कर दीजिए, कम कर दीजिए कुछ समय के। और सीबीएम का प्रोसेस भी फॉर द टाइम बीइंग, मैं नहीं कहता हूं सदैव के लिए, प्रोटेस्ट दर्ज कराने के फॉर द टाइम बीइंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का भी यह प्रोसेस रोक दीजिए। प्रभावी तरीके से विरोध दर्ज कराना है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं हो सकता है। हम आज तक जिस प्रभावी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, हम वही नहीं करा पाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी पर भी यह सरकार एक पुनर्विचार करे। और अभी पाकिस्तान ने तो ग्वादर पोर्ट का भी जो ऑपरेशनल राइट है वो अभी चीन को दे दिया है। मैं श्रीलंका की भी यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, श्रीलंका के बारे में कहना चाहूंगा कि हम्बनटोटा कल्चरल रिलेशन है श्रीलंका के साथ भारत का, इस सच्चाई को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तो हम्बनटोटा पोर्ट का भी वो ये काम दे दिया है श्रीलंका ने चीन को। अब स्थिति कितनी भयावह है, इसलिए मैं केवल चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे विषयों पर बहुत संभल कर बोलना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह भी बताने का संसद को यह कष्ट करें कि अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे, तो एक उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम श्रीलंका के संविधान में संशोधन करेंगे और डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जो वहां पर तमिल मूल के रहने वाले लोग हैं, तमिल मूल के लोगों को हम आवश्यक सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराएंगे और उन्हें हम कुछ राजनीतिक अधिकार भी देंगे। तो इस संबंध में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कुछ अपना कमिटमेंट किया है कि नहीं किया है, उसकी भी जानकारी मैं चाहूंगा कि जब वो उत्तर देने के लिए खड़े हों तो देने का कष्ट करें। और अफगानिस्तान का मुद्दा भी बहुत ही संवेदनशील है। अब 2014 के बाद अमेरिका और नाटो अपनी सारी सेनाओं को वापस करेगा, और हमें जब वह वापस करेगा तो स्थिति को संभालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबकी आंखें लगी हुई हैं, चीन की भी आंखें लगी हैं, पाकिस्तान की भी आंखें लगी हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अपने डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देते हुए जितना अधिकतम किया जा सकता हो वह किया जाना चाहिए, ताकि हमारे अफगानिस्तान के साथ रिश्ते यह बेहतर रहें, और रिश्ते बेहतर ही न हो बल्कि आगे भी और सुदृढ़ होते जाएं। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यह इंटरनेशनल मिलिट्री के वापस होने के बाद, उसकी अभी से चिंता किए जाने की आवश्यकता है। और महोदया, पूरा अभिभाषण पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इस अभिभाषण के माध्यम से इस सरकार ने अपना चुनावी मैदान सजाने की कोशिश की। लेकिन हमारा यह कहना है कि जो अभिभाषण होना चाहिए वो केवल चुनावी मैदान सजाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि देश का भविष्य बनाने के लिए होना चाहिए। और यह तो केवल चुनावी मैदान सजाने के लिए किया जा रहा है। और सब मिला जुला कर यदि मुझे कहना है तो मैं कह सकता हूं, इस सरकार के पास देश की समस्याओं, देश के समक्ष मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए न तो दिशा है, न दृष्टि है, न संकल्प है और न इच्छा शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देते हुए अपना श्री मुलायम सिंह यादव।